बैक पेन और साइटिका का पेन क्या आपको भी परेशान कर रहा है अपने जीवन को नॉर्मली जीने से? क्या आपको तकलीफ हो रही है अपने बैठने में, चलने फिरने में? आपकी भी कमर से दर्द जाती है पैर तक, जिस वजह से आप कई बार ठीक से सो भी नहीं पाते। इवन आपको कुछ भी काम करने, मूवमेंट करने में परेशानी होती है। तो आज शायद आपको इसका सोल्यूशन पूरी तरह मिल जाए। आपको पूरे इंसाइट्स मिलेंगे इसके ऊपर कि साइटिका क्या होता है, बैक पेन क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे इसे पहचानेंगे, डायग्नोसिस करेंगे और इसका इलाज करेंगे। बने रहिए इस पॉडकास्ट के अंत तक, आपको पूरी जानकारी मिलेगी विस्तार। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो सके। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, आगरा से। बैक पेन क्या होता है ये समझते हैं, मगर उससे पहले ये समझिए कि आपकी स्पाइन की बनावट कैसी होती है और क्यों ये सारी समस्याएं होती हैं। तो देखिए, ये है आपकी सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन और सेक्रम। आपकी हर वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क होती है और जब भी इस डिस्क पर तनाव पड़ता है तब ये डिस्क दबकर कहीं तो स्पेस लेगी। जब वो डिस्क कहीं पर स्पेस लेगी तो बाहर निकलेगी और वो डिस्क बाहर निकलते ही क्या करती है, वो डिस्क नर्व को कंप्रेस कर देती है जो उसके पास से जा रही हो। अब अगर यही डिस्क सर्वाइकल में बाहर निकलती है तो वो गर्दन की उन नसों को दबाएगी जो आपके हाथ को सप्लाई कर रही हैं। यही डिस्क अगर नर्व दबाती है आपकी कमर में तो आपको होता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस। डिस्क हर्निएशन दोनों में कॉमन है, फर्क यहाँ पड़ता है कि कहाँ की नस दब रही है डिस्क के बाहर निकलने से, उसके अकॉर्डिंगली सिम्पटम। अब अगर हम बात करें कॉजेज़ की तो कमर दर्द होने के जो मेजर कॉजेज़ आजकल हैं वो है आपका खराब पोस्चर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी सीधा बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं स्लाउटिंग पोजीशन में आराम से बैठ गया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन है, बट आपकी जो डिस्क है उस पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो बाहर निकलने के लिए प्रोसेस में है। जब लगातार तनाव पड़ेगा, रिपीटेडली तनाव पड़ता जाएगा, तब ये डिस्क बाहर निकलती जाएगी और कहीं ना कहीं नर्व। इसके लिए जिम्मेदार है आपका खराब पोस्चर जो आप सेलफोन यूज़ करते में ट्रेन करते हैं या लंबी ड्राइव करते हैं, ऑफिस में बैठे हुए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोग जाते हैं ऑफिस, सुबह बैठते हैं ऑफिस में काम करने, ये सीधा 1 घंटे बाद देखो तो यहाँ पोजीशन आ जाती है और 1 घंटे बाद देखो तो यहाँ, और कुछ घंटे बाद देखो तो बिल्कुल ही लेट के काम कर रहे होते हैं, एकदम लेट। आपको हमेशा अपराइट बैठना है, जैसे हम बैठे आपसे बात कर रहे हैं इस तरह से बैठिए और काम करिए। नेक्स्ट कॉज जो हो सकता है बैक पेन होने का वो हो सकता है आपकी वीक मसल। अगर आपकी मसल्स वीक हैं तब भी आपको ये समस्या होगी। आपको कमर में दर्द हो सकता है, कई बार मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। जब आप लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, मांसपेशियों को आराम नहीं मिलता, तब भी बैक पेन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और जाहिर सी बात है, आप देखते भी होंगे आपके रोज़मर्रा के जीवन में कि बैक पेन बढ़ जाता होगा। अगली वजह जो बैक पेन होने की हो सकती है वो है इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, आप चेयर पर बैठे हुए थे, सडनली क्या हुआ कि आप घूमे और एक खिंचाव आ गया, मांसपेशियाँ अकड़ गई, कई बार डिस्क बाहर निकल गई, इंजरी हो गई। या कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, चलते हुए कहीं पैर स्लिप हो गया, आप गिर गए, ये समस्याएं हो सकती हैं आपके बैक पेन की। कई बार मसल्स के अकड़ने की वजह से भी नस दबती है क्योंकि वो अनावश्यक दबाव जो पड़ता है डिस्क के ऊपर वो कंप्रेशन लाता है, और जब कंप्रेशन आता है डिस्क पर तो बाहर निकल के नस को दबाती। तो बैक पेन और साइटिका इस प्रकार से चलते हैं। अब अगर हम आज के परिवेश में देखें कि बैक पेन क्यों बढ़ रहा है, तो वो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि आपकी जो काम करने की हैबिट है, जो काम करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं खराब होता जा रहा है, पोस्चर्स बिगड़ते चले जा रहे हैं। जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि बैड पोस्चर स्लाउचिंग की वजह से बैक पेन बढ़ जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि क्या कमर दर्द और गर्दन दर्द आपस में रिलेटेड हैं, तो यस, कई बार बल्कि 50% से ऊपर केसेस में ये देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कमर का दर्द है तो ये बहुत हद तक संभावना है कि उसे गर्दन दर्द भी बढ़ जाए। क्योंकि जैसा आपको अभी हम बता रहे थे कि आपकी स्पाइन में सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सेक्रल वर्टेब्रे होती है, ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब भी अगर आपका एक कर्व डिस्टर्ब होगा तो उसे मैनेज करने के लिए दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, सारे ही कर्व आपस में कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तहत मैनेज करने के लिए एक दूसरे को ऑल्टर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम बैठे हैं, अभी हमारे कर्व मेंटेन हैं, अभी अगर हम सीधे हो जाएं, देखिए सारे ही कर्व बिगड़ जाएंगे। आप भी अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं अभी तो बैठकर देखिए, आपको समझ आएगा कि हम क्या बताना आपको चाह रहे हैं। इसलिए ये दोनों ही पेन, नेक
और कमर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, यदि आपको इन दोनों में से कोई एक भी समस्या है तो ध्यान दीजिए, उसे समय रहते क्योर करिए, क्योंकि अगर आपने समय रहते क्योर नहीं करा तो बहुत तक संभव है कि आपको दूसरा भी पेन बढ़। अब ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं आपस में? तो डिफरेंस ये है, यदि आपकी गर्दन में दर्द है तो संभव है कि आपके अपर लिम्ब पर इसका इफेक्ट आएगा, अर्थात आपकी कंधे पर, एल्बो पे, हाथ पे इसका असर पड़ेगा। आपको जो नमनेस होगी, झंझनाहट, टिंगलिंग हो सकती है, या पावर लॉस हो सकता है, ग्रिप लॉस हो सकता है, वो आपके हाथ में होगा, अपर लिम्ब में होगा। चूँकि गर्दन से जो नर्व्स निकलती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी अपर बॉडी, अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं, इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अपर लिम्ब के टच, पेन, टेम्परेचर, इन सब को फील करने के लिए, ब्रेन को फीडबैक देने के लिए रिस्पॉन्सिबल। वहीं अगर आपकी कमर में दर्द होता है या कमर की नसें दबती हैं तो आपकी लोअर बॉडी में इश्यूज़ आएंगे। आपको साइटिका जैसी कोई समस्या हो सकती है, आपकी कमर से पैर तक दर्द जा सकता है, कूल्हे में पेन हो सकता है, कूल्हे की मांसपेशियां टाइट हो सकती हैं, पैर में कंपन, झनझनी आ सकती है, तलवों में से बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। ये सभी आपको चीज़ें फील होंगी। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म भी कुछ इस प्रकार का ही है कि बैक पेन जो है जनरली वो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ सकता है। वहीं जो नेक पेन है वो कहीं ना कहीं आपका जो नेक का पॉस्चर है उसके ख़राब होने की वजह से बढ़ सकता है। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस पॉडकास्ट को लाइक अवश्य। अब प्रश्न उठता है कि लोगों को साइटिका ही ज़्यादा फील क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि जो लाइफस्टाइल है, जो पोस्चर है, जो काम करने के तरीके हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, असर है, वो कमर पे ज़्यादा होता है। क्योंकि आपकी जो अपर टॉर्सो का वेट है कहीं ना कहीं वो आपकी कमर पे ज़्यादा आता है और कमर पे आने के बाद वो पैरों में ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए आपकी स्पाइन बहुत ही फ्रेजाइल है, सारा अपर टॉर्सो का जो वेट है वो इस पर आता है। क्योंकि आपके दोनों जो लोअर लिम्ब है वो तो दो है, तो बॉडी का वेट हाफ एंड हाफ दोनों पे बट जाता है, इसलिए वहाँ उतना इशू नहीं आता। बट अपर बॉडी का जो अपर टॉर्सो है उसका पूरा वेट आपके लंबर रीजन पे, लोअर लंबर रीजन पे आता है, जिसको हम लंबोसेक्रल रीजन कहते हैं। जहाँ लंबर और सेक्रम अटैच होती हैं वो होता है लंबोसेक्रल रीजन। वहाँ पर मैक्सिमम लोड आता है क्योंकि वहीं से तो फिर एसआई जॉइंट, सेक्रो इलियाक जॉइंट के थ्रू वो वेट ट्रांसफ़र होता है। तो मैक्सिमम जो वेट बेरिंग आती है वहीं पर आती है, वहाँ से वेट ट्रांसफ़र होता है। इसलिए लोगों को ज़्यादातर आज के समय में जो इशू आ रहा है वो साइटिका का आ रहा है, बैक पेन का आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि डिस्क हर्निएशन क्या है और ये बैक पेन कैसे कॉज करता है? तो जैसा आपको हम स्टार्टिंग में बता रहे थे इस पॉडकास्ट की कि स्पाइन के अंदर अलग अलग वर्टेब्रे के बीच में डिस्क होती है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं, सारे शॉक को बेयर करती हैं और आपको किसी भी समस्या से बचाती हैं। आपकी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे मेंटेन करती हैं, जैसे आपको आगे झुकना है, पीछे झुकना है, साइड में झुकना है, इस सारी फ्लेक्सिबिलिटी को, मैन्युवरेबिलिटी को मेंटेन करती हैं। जैसे ही उस डिस्क पर दबाव पड़ेगा, चाहे वो प्रेशर हो, किसी का वेट हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो जब हल्की सी डिस्क दबेगी, थोड़ी सी बाहर आएगी, हम उसे कहते हैं डिस्क का बल्ज होना, या डिस्क बाहर आके दिख रही है या बाहर निकल रही है। फर्दर जब और दबाव पड़ता रहेगा आपको नहीं समझ आएगा या आप उसे समझ नहीं पाओगे, ध्यान नहीं दोगे, वो डिस्क और बाहर आएगी, प्रोट्रूड करेगी, अर्थात सेकेंड स्टेज आ गई, वो प्रोट्रूड कर रही है, प्रोट्रूजन हो रहा है। डिस्क और दबेगी और लगभग बाहर से ही आ जाएगी, उसे कहते हैं डिस्क का हर्निएशन, हर्निएट करना। जैसे आपने अम्बिलिकल हर्निया का नाम सुना है, इंग्वाइनल हर्निया का नाम सुना है, इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाती है ना सैक से और बाहर आपको दिखाई पड़ती हैं, एब्डोमिनल सैक से बाहर आती, ऐसे डिस्क हर्निएट कर जाती है। तो जैसे ही डिस्क और बाहर आके प्रोट्रूड करके, हर्निएट करके नर्व को दबाने लगती है, तब कहीं ना कहीं आपकी मांसपेशियों पे भी दबाव पड़ता है अनावश्यक, और आपकी नसों पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से आपको बैक पेन होने लगता है, नमनेस होने लगती है, झुंझुनाहट होने लगती है, कई बार पैरों में सुन्नपन, तलवों में से गर्माहट सी भी निकलने लगती है। ये सभी समस्याएं होती हैं डिस्क के बाहर आने से और आपको बैक पेन की शिकायत हो जाती है। जब भी कभी आपको बैक पेन होता है तो आप इनिशियली उस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप उस समय ध्यान दे लें तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तब आपके बैक पेन को ठीक होने में कम से कम समय लगेगा और आप जल्दी से स्वस्थ होकर अपने नॉर्मल लाइफ को
जी सकेंगे। बट वहीं जब हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आता है, तब तक वो 80% से ऊपर डैमेज कर चुका होता है, क्योंकि वो समझने में लापरवाही करते हैं स्टार्टिंग में कि बैक पेन क्या है, क्या इसकी सिवियरिटी हो सकती है, इसकी अंतिम परिणति क्या हो सकती है। तो ध्यान रखिए, समय से इसका इलाज करवाइए। बात आती है सिम्टम्स की, कि डिस्क हर्निएशन या साइटिका में क्या सिम्टम्स फील होंगे। तो इसमें कोई सिम्टम फील नहीं होता, क्योंकि हल्की सी अगर डिस्क बल्ज हो रही है, हल्की सी डिस्क बाहर आई है, तो वो कुछ करेगी नहीं। कोई नस नहीं दबाएगी, आपको कोई आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, कोई लिगामेंट प्रेस नहीं होगा, कोई मसल पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो कोई सिम्टम नहीं आएगा। पर जैसे ही ये डिस्क बल्ज होना ज़्यादा शुरू होती है, डिस्क नीचे की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे फिर वो सेंट्रल कैनाल में स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, फोरामिनल स्पेस जहाँ से नर्व, जो ट्रांसवर्स नर्व निकलती हैं, उनका स्पेस ऑक्यूपाई करती है। वैसे वैसे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। सबसे पहले हल्का सा वेग सा पेन शुरू हो जाता है, उसके बाद में ये डल एकिंग पेन थोड़ा बढ़ता है, शूटिंग पेन में कन्वर्ट होने लगता है, उसके बाद और बढ़ता है तो आपको एक शार्प शूटिंग करंट जैसी फीलिंग आती है, कमर से कूल्हे से होते हुए पैर तक ये दर्द जाता है। साइटिक पेन में शार्प शूटिंग इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील हो सकता है, नमनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, तलों में से गर्माहट भी निकल सकती है, जैसे आम भाषा में लोग भड़कन कहते हैं। अब वहीं लोगों का अगला प्रश्न आता है कि सर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हमको मसल पेन हो रहा है या नर्व पेन हो रहा है। जब भी आपको मसल का पेन होगा तो एक तो वो लोकलाइज होगा, डल एकिंग पेन हो सकता है, उस पर्टिकुलर पार्ट के मूवमेंट पर पेन हो सकता है, वहाँ पर वार्मथ हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। वो पेन किसी इंजरी की वजह से हो सकता है और कुछ समय में धीमे धीमे सबसाइड होने लगेगा, क्योंकि जैसे ही साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आएंगे, रेडनेस, टेम्परेचर का बढ़ जाना, वहाँ पे टेंडरनेस आएगी, तो धीमे धीमे बॉडी रिएक्ट करेगी, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म रिएक्ट करेगा, हीलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, तो धीमे धीमे वो पेन कम होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गिरते हैं, आपको चोट लग गई, तो आपको धीमे धीमे वहाँ पे आराम आने लगेगा उस दर्द में कुछ समय के बाद। या अगर आप लंबे समय तक बैठ के काम कर रहे हैं और आपको केवल मसल में पेन है, तो मसल एक में क्या होगा, आपको नेक में, जैसे नेक में स्टिफनेस फील हुई, आपने थोड़े दिन रेस्ट कर लिया तो आपको आराम आने लगेगा उसमें। या आपकी कमर में दर्द हुआ, आपने थोड़ा रेस्ट कर लिया, आप उठ के वॉक करके आ गए, तो आपको आराम आ जाएगा, आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। वहीं इसके विपरीत आपको जब नर्व पेन होगा तो वहाँ पर एक पेन का रेडिएशन आएगा। हो सकता है कंप्रेशन कमर में हो रहा हो, सिम्टम पैर में आ रही, ये हो सकता है। आपको शार्प शूटिंग पेन हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक जैसी फीलिंग आ सकती है, जैसे किसी ने करंट लगा दिया, कोई वायर, आपको कोई लाइव वायर पकड़ा दिया हो। आपको पेन का रेडिएशन होगा, आपको बर्निंग जैसी फीलिंग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका पैर सो गया है। आपने कई बार ये महसूस भी किया होगा कि आप लंबे समय तक अगर कहीं बैठ जाएं, जब आप उठते हैं तो आपका पैर वेट नहीं लेता। कई बार ऐसा देखा गया है, लोग गिर भी पड़े हैं या उन्हें सहारे से बचाना पड़ा है। ये सभी समस्याएं होती हैं ट्रांजिएंट नर्व कंप्रेशन में। ये एक टेम्परेरी नर्व का कंप्रेशन होता है, जिसमें कि आपकी नर्व दब जाती है, कूल्हे के पीछे से जो जाती साइटिक नर्व, वो दबने की वजह से सेंसेशन लॉस हो जाता है, मोटर फंक्शन लॉस हो जाता है, व्यक्ति को चलने में तकलीफ होती है, लड़खड़ा के कुछ कदम चल के फिर संभाल पाते हैं। ये होता है नर्व पेन का और मसल पेन का डिफरेंस। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, सर ये इंजरी वगैरह की बात, कंप्रेशन तो हो गया, ठीक है, बट क्या स्ट्रेस भी नेक और बैक पेन बढ़ा सकता है? तो इसका उत्तर है यस। होता क्या है, जब भी आपको तनाव होता है, आप एक ही पोजीशन में रह जाते हैं या आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, कई बार आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती, अर्थात आपके मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पाती। स्ट्रेस में व्यक्ति अनावश्यक काम करता है, या ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेस में है वो इतना तंगीन होकर काम करने लगेगा कि उसे अपनी बॉडी के पोस्चर का ख्याल भी नहीं रहेगा। ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि आपकी मांसपेशियों पर भी तनाव पड़ेगा और तब आपकी मांसपेशियां भी टाइट हो जाएंगी, चाहे वो गर्दन की हो या कमर की, दोनों ही जगह की मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी, बॉडी स्ट्रेस में आएगी, तो आपको ये समस्याएं होना लाजमी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि स्ट्रेस से दूर रहिए, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, जिससे कि आपको तनाव नहीं हो, आपको स्ट्रेस नहीं हो, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो भी शांत रहें, नहीं होने पाए। स्ट्रेस नहीं केवल मांसपेशियों में तनाव लेके आ सकता है, बल्कि स्ट्रेस आपकी मानसिक हेल्थ पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है। कई बार इस वजह से लोगों को
बीपी की शिकायत हुई है, वो डायबिटिक हो गए हैं, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ लोगों को हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से नाना प्रकार की समस्याएँ हुई हैं, जैसे उन्हें ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी समस्याएँ भी हुई हैं। तो स्ट्रेस कुल मिला के न कि केवल सिर्फ आपकी मांसपेशियों पर, तो आपकी पूरी हेल्थ के लिए ही खराब है। तो स्ट्रेस से दूर रहिए, अपने टाइम को मैनेज करिए जिससे आप स्ट्रेस से दूर रह सकें, अच्छा काम कर सकें। कई बार आप सामान उठाते में गलतियां करते हैं, आपका ध्यान कहीं है, आप सामान कहीं उठा रहे हैं और बॉडी से बहुत दूर रख के सामान को उठा रहे हैं। जब भी ऐसा होगा तो आपको बैक पेन होने की संभावना बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो रहे हैं, बेस आपका बिगड़ रहा है। तब आपकी मांसपेशियों पे तनाव ज़्यादा पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं मांसपेशियाँ खींचेंगी, डिस्क दबेगी, डिस्क हर्निएट करेगी, साइटिंग नर्व को दबाएगी, तब नमनेस होगी। बैड पॉस्चर केवल सामान उठाने या बैठने का ही नहीं होता, बैड पॉस्चर सोने का भी होता है। कुछ वीडियोस हैं जिनमें हमने ये बताया है कि आपको सोना कैसे चाहिए। यहाँ आई कार्ड में आपके लिए हम लिंक ड्रॉप कर देंगे या बायो में दे देंगे। तो सोते में भी पॉस्चर का ध्यान रखिए, आपका तकिया मोटा है, पतला है, ये भी मैटर करता है। क्या आप हाथ लगा के सो रहे हैं, ये भी मैटर करता है। आपका मैट्रेस कैसा है, ये भी मैटर करता है। और सोते वक्त आपके पैरों की पोजीशन कैसी है, आपकी नेक की पोजीशन कैसी है, ये मैटर करती है। क्या आप सीधे सो रहे हैं, करवट सो रहे हैं, नेक के नीचे सपोर्ट है या नहीं है, गर्दन के नीचे सिर के नीचे सपोर्ट है या नहीं है, आपकी कमर के पास पे कोई सपोर्ट है या नहीं है। कई बार पेशेंट्स को नी पेन होता है और वो ऐसे ही सो जाते हैं। हम रेकमेंड करेंगे कि वो दोनों नी के बीच में एक पिलो को फंसा के सोएं, जिससे उनके घुटने टकराएंगे नहीं, तो आर्थराइटिक पेन उन्हें कम होगा। क्योंकि अगर आपका पोस्चर खराब होगा तो आपको डिजेनरेशन बढ़ जाएगा, अर्थात आपकी जो बोन है वो कहीं ना कहीं घिसनी शुरू हो जाएंगी, या घिस रही हैं तो उनका घिसना बढ़ जाएगा, डिजेनरेशन होगा। तो जाहिर सी बात है आपको स्पॉन्डिलोसिस होने की शिकायत हो सकती है। आपको वो तमाम सिम्टम्स आ सकते हैं जिनके बारे में हम थ्रू आउट द पॉडकास्ट बात करते चले आ रहे हैं। क्या वज़न भी आपकी कमर दर्द को बढ़ा सकता है? तो उत्तर है हाँ। आपका बढ़ा हुआ वज़न भी आपकी डिस्क की कंप्रेशन, आपके साइटिक पेन को बढ़ाने में जिम्मेदार हो सकता है। क्योंकि जैसे ही आपका वजन बढ़ना शुरू होगा, आपके हर वर्टिब्रे के लेवल पर, हर डिस्क के लेवल पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और तब आपको कंप्रेशंस बढ़ सकते हैं। जब डिस्क दब के बाहर निकलेगी तो किसी न किसी नर्व को प्रेस करेगी, जहाँ भी वीकनेस होगी वहाँ वो बाहर निकल जाएगी, उस लेवल की डिस्क बाहर निकल जाएगी और वहाँ की जो कॉरस्पॉन्डिंग नर्व है उसे दबाएगी। जहाँ वो नर्व जा रही है, सप्लाई है, वो मोटर हो या सेंसरी, वहाँ अपने सिम्टम्स शो करने शुरू कर देगी। जैसे कई बार पेशेंट कहते हैं सर हमें कमर में तो कुछ नहीं हो रहा, पर हमारे पैर में नमनेस हो रही है या हमारे पैर में झंझनाहट हो रही है। ये सिम्टम है कि आपकी कमर में नस दब रही है। सुनने में अजीब लगेगा कि सिम्टम पैर में है बट दिक्कत कमर में हो रही है, तो इसको ध्यान दीजिए। ज़्यादा वजन की वजह से आपकी मांसपेशियों को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो भी जल्दी थकेंगी। आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, आप और खाओगे और वजन बढ़ेगा और नसें दबेंगी और दर्द बढ़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कम वजन वाले लोगों को दर्द नहीं होता कमर में। कम वजन वाले लोगों को भी उतना ही खतरा है कमर दर्द होने का, क्योंकि उनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं। जब मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी तो इंजरी प्रोन ज़्यादा होंगे। जब इंजरी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनकी डिस्क पर भी इसका इफेक्ट आएगा, बोन पर भी इसका इफेक्ट आएगा। अगर बोन डेंसिटी कम है तो बोन में फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका वज़न अप्रोप्रिएट रहे, ना ज़्यादा रहे ना कम रहे। दोनों ही केस में क्योंकि समस्याएं हो सकती हैं। तो अपना हाइट वेट रेशियो मेंटेन करिए, जिससे आपको कमर में दर्द ना होने पाए, आपकी मांसपेशियाँ अच्छी हेल्थ में रहें, अच्छी हेल्थ कंडीशन में रहें, उनकी कंडीशनिंग करते बने रहिए। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि क्या वज़न बढ़ने से भी बैक पेन हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अपने वज़न को ढंग से मेंटेन करें। तो वज़न कम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कुछ डाइट चार्ट्स हैं विंटर्स के, समर्स के, हमने वीडियोज़ में आपके लिए समअप करे हैं, क्यूरेट करे हैं, जिनके लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर देंगे आपकी सुविधा के लिए, ताकि उन्हें भी चेकआउट करिएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको 10 kg का वेट उठाना है ए से बी पॉइंट तक, तो आपको एक क्षमता, एक लोड लगेगा, उसे कैरी करने के लिए पावर लगानी पड़ेगी, आपको एक पावर का इंजन लगाना पड़ेगा। बट वहीं अगर आपको वही वेट 10 किलो की बजाय 20 किलो, 25-30 किलो खींचना पड़े, तब आपको ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन चाहिए या पावर चाहिए होगी। इसी प्रकार से आपकी बॉडी है। आपका अगर बॉडी का हाइट वेट रेशियो मेंटेन है तो आपको नॉर्मल सा प्रेशर, नॉर्मल सी पावर लगेगी किसी भी काम को करने में। पर वहीं अगर आपका वेट नॉर्मल से बढ़ेगा तो आपकी बॉडी तो बनी थी अप्रोप्रिएट आपके वेट के साथ काम करने के लिए, बट अब आपका वेट बढ़ने लगा तो आपको हर बढ़ते वेट के साथ हर मूवमेंट में
एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यही कारण बनेगा आपके बैक पेन के बढ़ने। ज़्यादा वजन मतलब मूवमेंट करने में ज़्यादा ताकत को एक्सर्ट करना, ज़्यादा ताकत एक्सर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी लगेगी, तो आपको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए होगा जो आप नहीं लो, या अगर आप लेते हो तो फिर और वेट बढ़ेगा। इसी प्रकार से आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी अगर आपका वेट बढ़ा है या नॉर्मल से ज़्यादा है तो। इसलिए आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। यहाँ तक की बात के बाद प्रश्न ये आता है कि क्या डायग्नोसिस के टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं बैक पेन को डायग्नोज करने के लिए। तो सबसे पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले समझते हैं कि डायग्नोसिस और कैसे बनाई जा सकती है। एक्सरेज काम में आ सकते हैं, जैसे कि एक एपी व्यू हो सकता है, लैटरल व्यू हो सकता है, या ओब्लीक व्यू हो सकता है आपकी लंबर स्पाइन का। फर्दर अगर एक एक्सरे से क्लियर नहीं हो पाता कि डिस्क हर्निएट तो नहीं कर रही, प्रोट्रूजन है या पोस्चर में या कंप्रेशन में कोई समस्या है, तो फिर एमआरआई का सहारा लिया जा सकता है। एमआरआई एक ऐसा टूल है डायग्नोसिस के लिए जिसमें आपका सॉफ्ट टिश्यू भी दिखता है। भाई एक्सरे में तो केवल बोनी प्रोमिनेंसेस दिखते हैं, वो इमेज बहुत ज़्यादा कंक्लूडिंग कई बार नहीं हो पाती, इसलिए फिर एमआरआई पे जाया जाता है। एमआरआई एक ऐसा टूल है हमारे लिए जिससे हम ये आराम से जान सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पर है, डिस्क यहाँ बाहर निकल रही है, यहाँ पर नर्व कंप्रेस कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन कैसी है, कहीं कैनाल में स्टेनोसिस तो नहीं हो रही है। ये सभी फर्दर चीज़ें एमआरआई से मालूम पड़ती है। कहीं पॉट स्पाइन तो नहीं हो रही, कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं हो रहा है स्पाइन में। ये सभी चीज़ें मालूम पड़ती हैं एमआरआई के द्वारा, और फिर फाइनल डायग्नोसिस बनाई जाती है और उसके बेस पर आपका ट्रीटमेंट आगे कमेंस किया जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक कि आपको सारी बात समझ आ गई होंगी। अगर आपको भी कोई दुविधा है हमें कमेंट अभी कर दी। डायग्नोसिस के बाद में प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे साइन सिम्टम हैं जिन पे गौर फरमाकर आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला, आपको शूटिंग पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपका पेन 2-3-4 दिन के बाद भी जा नहीं रहा, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको शूटिंग पेन पैरों तक जा रहा है जो अनकंट्रोल्ड है, वेरिएबल नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि यस नाउ यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर टू गेट रिड ऑफ दिस पेन। अदरवाइज कहीं आपको और फर्दर समस्याएं बढ़ गई तो ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। इसलिए एज सून एज पॉसिबल आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि आप इन समस्याओं से दूर हो सके, सबसाइड करके अपने आप को स्वस्थ कर सके। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी मोबिलिटी हैम्पर हो रही है, इसको ध्यान में रखिए। जब आपकी मोबिलिटी हैम्पर होगी तो कहीं ना कहीं यस आपको समस्याएं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि रिपीटेडली ये पेन जब आपको बार बार आएगा तो कहीं ना कहीं ये हर बार समस्या को बढ़ाएगा, और जब समस्या बढ़ती चली जाएगी तो एक समय के बाद इतनी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी आप फिर कुछ ठीक से कर नहीं पाएंगे। इसके साथ में एक प्रश्न और उठता है कि क्या केवल क्लिनिकल एग्जामिनेशन काफ़ी है डायग्नोसिस बनाने के लिए। कई बार क्या होता है आपके पास कोई भी डायग्नोस्टिक टूल नहीं होता, एक्सरे एमआरआई नहीं है, कुछ नहीं है, आपको पेशेंट को डायग्नोस करना है, बहुत परेशान है पेशेंट, उसे ट्रीट करना है, तो हम फिर यस क्लिनिकली भी डायग्नोस कर सकते हैं। काफ़ी केसेस में डायग्नोसिस क्लिनिकली बन जाती है हिस्ट्री के बेस पर या एग्जामिनेशन के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेक पेन की बात करें तो नेक पेन में अगर आपको अपर सर्वाइकल में कंप्रेशन आएंगे तो आपको हेडेक की समस्याएं हो सकती हैं। द बेस ऑफ स्कल या बैक में ऑक्सीपिट जहाँ होता है यहाँ पर पेन हो सकता है, आपको समस्याएं होती हैं। कई बार लोगों को सर्वाइकोजेनिक हेडेक और कंप्रेशन की वजह से चक्कर भी आती है, जिसे हम सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो कहते हैं। बात समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही, आप भी परेशान हैं अपने पेन को लेकर, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ आपको कंप्रेशन है, क्या इसके लिए करें, आप हमें संपर्क करके भी चीज़ें जान सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर बस आपको संपर्क करना है। अब बात आती है कि ट्रीटमेंट्स, कौन से ऐसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आप अपने बैक पेन, डिस्क हर्निएशन को दूर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है रेस्ट। आपको अगर कोई इंजरी, बैक पेन परेशान कर रहा है तो आपको सबसे पहले थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत से ट्रीटमेंट शुरू होगा तो आपको आराम आ जाएगा, नहीं। सबसे पहले बॉडी के तनाव को दूर करना है, जो मांसपेशी में तनाव जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं या मसल में स्टिफनेस आ जाती है, उसे दूर करना है। और साथ पे आप कर सकते हैं थोड़ी सी सिकाई। अब वो ठंडी होगी या गर्म, ये आपकी मोड ऑफ इंजरी पे डिपेंड करेगा कि आपको बैक पेन हुआ किस वजह से है। कहीं अगर कोई इंजरी हुई है मसल में सोरनेस है तो हो सकता है आपको आपके जो डॉक्टर हैं उन्हें तय करने दें, शायद वो आपको कोल्ड थेरेपी करवाएं। या कहीं मांसपेशी में खिंचाव आ गया था, आपकी मसल में इंजन आ गई ज़्यादा और एक आध दिन हो गया है, तो हो सकता है आपको हॉट पैक दिए जाएं, गर्म सिकाई करवाई जाए,
मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद में आते हैं एनाल्जेसिक्स, जैसे कि कोई पेनकिलर हो सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा स्टैबिंग एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक लिए जा सकते हैं, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं वो लिए जा सकते हैं। इसके बाद में बारी आती है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की, जिसमें कि आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के लिए आपके थेरेपिस्ट कहते हैं जिनसे आपकी मांसपेशियों में जो तनाव आया, जो टाइटनेस आ गई थी, वो दूर हो सकती है। इसके लिए भी आपके थेरेपिस्ट ही काम आएंगे, आपको एक्सरसाइज करनी रहेंगी। या फिर अगर आपके थेरेपिस्ट ठीक समझेंगे, आपका पेन कम होने लगेगा, तो वो आपको फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे। कई बार एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज होता है जिसे हम कहते हैं कि फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हैं, या एक ग्रुप होता है जिन्हें हम कहते हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं। ये डिपेंड करती हैं कि आपको इंजरी कैसी है, मोड ऑफ इंजरी क्या था, इम्पैक्ट क्या था, केवल मसल में प्रॉब्लम हो रही है या डिस्क दब रही है। उस पर आपके थेरेपिस्ट ये तय करते हैं कि आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना चाहिए या किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं। अगर हम यहाँ बताने बैठ गए तो ये पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। वहीं एक और प्रश्न उठता है, क्या घर पर आप अपनी इस बैक पेन को मैनेज कर सकते हैं? तो यस, एक एक्सटेंट तक तो आप अपने बैक पेन को घर पे मैनेज कर सकते हैं, वहाँ तक जहाँ तक आपकी चीज़ें मैनेजेबल हैं। उसके बाद आपको थेरेपिस्ट को या एक फैमिली फिजिशियन को दिखाना ही चाहिए। घर पे आप क्या कर सकते हैं, जैसा हमने आपको इनिशियली करने के लिए कहा कि आप रेस्ट कर सकते हैं, आप अपने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कम से कम मूवमेंट करिए, सडन मूवमेंट से बचिए, करवट से उठिए बैठिए, तकिया ठीक लगाइए, वजन ना उठाइए, ये चीज़ें करिए। प्रिकॉशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। के साथ में आप सिकाइयाँ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉट फर्मेंटेशन हो सकती है, कोल्ड फर्मेंटेशन हो सकती है, आप ये कर सकते हैं अपने घर पर। इसके बाद में क्या करना है ये अपने थेरेपिस्ट को ही तय करने दें। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अपने डॉक्टर स्वयं ना बने। कई बार ये देखा गया है कि किसी को पेन हुआ, किसी ने कुछ राय दी या खुद के दिमाग से कुछ करा और परेशानी बढ़ा ली। ऐसा कभी नहीं करिए। आपके पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, उनकी राय लीजिए और अपने बैक पेन को दूर करिए। वही अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें सर्जरी करानी ही चाहिए? तो ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक की पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान कर लीजिएगा, चाहे तो नोट कर लें। अगर आपकी लिम्ब की गिर कम नहीं हो रही है तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग नहीं है तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके हाथ की पावर ठीक ठाक है, कम नहीं हो रही, तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पैर का दर्द ऐसा है कि मैनेजेबल है तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकता है। अगर आपके पैर की मोटाई कम नहीं हो रही है, वो ठीक बनी हुई है, तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका पैर लोड ले पा रहा है, आप चल पा रहे हैं, भले वो छड़ी लेके चल रहे हैं, तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको सडनली फील होता है कि आपके लिम्ब की गिरथ कम हो रही है तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका पैर एकदम से लोड लेना बंद कर दे रहा है, आप गिर जा रहे हैं, तो आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो ये तय कर पाएंगे कि आपको अभी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कराना है, दवाइयाँ लेनी है या फिजियोथेरेपी लेनी है या सर्जरी पे जाना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा डिबेट का प्रश्न होता है कि सर हमें ये हो रहा है, हम सर्जरी करवा लें। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सर्जरी पे सीधे जंप ना करिए। सर्जरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम उपाय है सर्जरी। उसके पहले आपके पास जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उन सभी को ट्राई करिए, क्योंकि सर्जरी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। कई बार क्या होता है, लोग सर्जरी तो करवा लेते हैं बट उनका वजन ज़्यादा है, काम करने के तरीके ख़राब हैं, उन्हें आराम नहीं आ पाता, दोष सर्जरी को देते। दोष सर्जरी को ना दीजिए, दोष दीजिए अपनी हैबिट्स को, अपने बढ़े हुए वजन को, और इस पर काम करिए। अगर इस पर काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी सर्जरी का भी लाभ ले पाएंगे। प्रश्न उठता है, क्या स्लीप आपके बैक पेन को अफेक्ट कर सकती है? तो यस, अगर आपका पोस्चर खराब है तो आपका पेन बढ़ सकता है। क्या खराब मैट्रेस आपके बैक पेन को बढ़ा सकता है? तो यस, अगर मैट्रेस खराब है तो वो आपके बैक का ठीक पोस्चर टेन मैनेज नहीं कर पाएगा, आपका बैक पेन बढ़ सकता है। प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं जो आपके बैक पेन रिलीव करने में हेल्प करते हैं? तो यस, टर्मरिक यानी हल्दी, जिंजर यानी अदरक, ऐसी चीज़ें हैं। विटामिन डी, विटामिन सी के सप्लीमेंटेशंस हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। क्या ज़्यादा पानी पीना, हाइड्रेशन आपके बैक पेन को कम कर सकता है? तो इसका उत्तर है यस। प्रश्न उठता है, क्या बैक पेन में आराम ही करना चाहिए, एक्सरसाइज सेफ है? तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको कोई इंजरी हुई जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो रहा है तो आपको उसमें आराम करना चाहिए, इनिशियली बैक पेन में आराम करना चाहिए, फिर ग्रेजुअली एक्सरसाइज शुरू करी जाती है और एक्सरसाइज बिल्कुल सेफ रहती है।
आशा करते हैं आपको आज का ये पॉडकास्ट बिल्कुल ठीक से समझ आया होगा, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो इस पॉडकास्ट को हर व्यक्ति को शेयर करिए, बैक पेन है नहीं है हर एक को शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी दुविधाएँ होंगी, क्वेरीज होंगी जिन्हें वो सॉल्व करना चाहते होंगे। तो ये पॉडकास्ट उनकी मदद करेगा इन सारी क्वेरीज को हल करने का। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे और इनसाइट्स और नए कंटेंट आपको प्राप्त होते रहें समय पर, और आपके इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो जाए। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। बैक पेन कोई ऐसी समस्या नहीं है जो ठीक ना हो सके या आपका जीवन की वजह से परेशानी में आ जाए। इस पर काम करना चाहिए, आप इस पर अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ में हैं। हमसे सलाह लें, राय लें, या आपके आसपास जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे राय लेकर इस पर काम करिए। समझिए कि क्या समस्याएं हैं, किस वजह से बैक पेन हो रहा है, इन्हें ठीक करने में हम भी आपकी सहायता करेंगे। तो यूँ ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी समस्याओं का हल ढूंढते रहिए और रोज़ कुछ नया सीखते रहिए। जब रोज़ कुछ नया सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आप स्वस्थ रहेंगे, और जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। अब रही बात कि आप अपना बैक पेन कैसे क्योर कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सिंपल टिप्स जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए, और बैक पेन की सही एक्सरसाइज जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देखिए। धन्यवाद।